हेलो दोस्तों, आज जानते हैं टैगोर के शांति निकेतन के बारे में। आप में बहुत सारे लोग शांति निकेतन के बारे में जरूर सुना होगा। तो आपको बता दें, इसकी स्थापना कब हुई, किसने की और कैसे की। यह संस्था रविन्द्रनाथ टैगोर की थी, जिसे आज भी शांति निकेतन के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का कहीं और दिमाग भटक रहा होता। आप में सभी लोग रविन्द्रनाथ टैगोर को तो जरूर ही जानते हैं, जिन्होंने हमारे राष्ट्रगान को लिखा। ऐसे महान लोगों ने ही शांति निकेतन की स्थापना की थी। कलकत्ता के ही अपने स्कूल में जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें, मन लगा के पढ़ाई कर सकें। स्कूल को स्कूल समझे जहाँ पे विद्या ली जा सके, ना कि स्कूल को जेल समझे। इसकी वजह से स्कूल में जाने से बच्चे डरा करते थे। वो ऐसे स्कूल की स्थापना करना चाहते थे जो मुक्त हो और रचनाशील हो, जहाँ पे लड़के कुछ सीखने की चेष्टा से आए, ना कि जेल में रहने की चेष्टा से। वो चाहते थे कि अब बच्चे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हों, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दें। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 800 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव के परिवेश में अपना स्कूल खोलने का उन्होंने फैसला किया था। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामले में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे। उन दोनों लोगों की राय एक ही जैसी थी, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकों की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे।
उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के आज़ादी के बाद भी जारी रही। 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आमतौर पर पूरी आबादी व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बाल मजदूरी बहुत ही बड़े पैमाने पर थी, इसलिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। वे काम करने के लिए भेज देते थे क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं होते थे कि वे अपने बच्चे को स्कूल में भेज दें। परिवार चलाने के लिए उनकी आय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी और बहुत सारे स्कूल भी बहुत कम थे। ज़्यादातर स्कूल चर्च या रईसों द्वारा स्थापित किए गए थे, जहाँ की फीस भी बहुत ज़्यादा थी और वो गरीबों को एंट्री तक नहीं देते थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए-नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया कि आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। थॉमस आर्नल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारकों में से एक थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था, मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ है कि हमारे अंग्रेजी स्कूल में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है, उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हर रोज हम भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले या हजारों साल पहले के विचारों को पढ़ते रहते हैं। अर्नल्ड का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल के ज़्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नियंत्रण करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।